हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ चैनल माइक्रोबायोलॉजी। सो आप सभी कैसे हैं? होपफुली आप बहुत अच्छे होगे फ्रेंड्स। तो आज के इस लेक्चर में हम चालू करने जा रहे हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर 3। सो होपफुली आप सभी ने इसका लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 देख ही लिया होगा। अगर आप में से किसी ने वो मिस कर दिया है तो कोई बात नहीं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। सो फ्रेंड्स, बेसिकली हमने मोस्टली सारे टॉपिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं लेक्चर नंबर 1 और 2 में। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक और रह गए हैं, उनको आज हम कवर कर लेंगे और उसके बाद हम करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन। ठीक है, तो चालू करते हैं। तो सबसे पहले आज का जो हमारा गोल रहेगा वो रहेगा, सबसे पहले ले चैटलियर प्रिंसिपल क्या होता है उसके बारे में समझना। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते हैं। बफर सॉल्यूशंस क्या होते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, हेंडर हेसल बल्ज इक्वेशन क्या होती है, सम न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करना। ये हमारा आज का गोल रहेगा। चालू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ले चैटलियर प्रिंसिपल। देखिएगा, it states that if system in equilibrium is subjected to change of concentration, temperature or pressure, the equation shift in direction where reduce the effect of change is called ले चैटलियर प्रिंसिपल। यानी ये कहता है कि कोई भी सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में है और ऐसी कंडीशन में अगर उस इक्विलिब्रियम में चेंज आ जाता है कंसंट्रेशन, टेम्परेचर या प्रेशर का, तो जो इक्विलिब्रियम है सिस्टम का वो उस डायरेक्शन में चला जाएगा जहाँ पर इफेक्ट कम होगा उस चेंज का। बस ये वाली बात वो कहता है। जैसे मान लीजिए ये कोई मेरा सिस्टम है और इसके पास यहाँ तक वो है इक्विलिब्रियम, और देखते देखते इसमें चेंज आ जाता है, अच्छा कंसंट्रेशन वगैरह में, तो जो आपका इक्विलिब्रियम है वो इधर शिफ्ट होना पसंद करेगा क्योंकि यहाँ पर इफेक्ट कम है उस चेंज का। ठीक है, बस ले चैटलियर प्रिंसिपल यही कहता है आपसे कि जहाँ पर अगर कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट कम है वहाँ पे वो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा किसी भी सिस्टम का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें आया इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन। देखिएगा, इसको हम थोड़ी एक जनरल रिएक्शन से समझेंगे। जैसे मान लीजिए ए प्लस बी इक्विलिब्रियम ए बी। देखिए, अब ऐसी कंडीशन में मान लीजिए ए का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है बी के मुकाबले, तो जो अभी इक्विलिब्रियम है वो ये करेगा कि इस ए वाले रिएक्टेंट को ज़्यादा यूज़ करेगा, जिसकी हेल्प से ए और बी का जो कंसंट्रेशन है वो सेम हो जाएगा और ए बी प्रोडक्ट आसानी से बन जाएगा बिना कोई दिक्कत के। ठीक है, क्योंकि जब रिएक्टेंट और जो दोनों रिएक्टेंट इक्वल अमाउंट में होंगे तभी तो थोड़ा बहुत प्रोडक्ट अच्छा बनेगा, वरना ऐसे ही बन जाएगा। हालांकि प्रोडक्ट तो वैसे ही बन जाएगा बिना एक अनइक्वल अमाउंट के, लेकिन एक्चुअली में जो इक्वल अमाउंट के रिएक्टेंट होंगे उतने ही अमाउंट का तो वो होगा आपका प्रोडक्ट। कायदे में तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से जो आपकी रिएक्शन होगी वो फॉरवर्ड टेक प्लेस करेगी। क्यों? क्योंकि इक्वल होगा ना फिर कंसंट्रेशन ए का। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। देखिए, हमने एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस पढ़ी थी, होपफुली आप सभी को याद होगा। तो देखिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी रिएक्शंस होती हैं जो कि आसानी से लो टेम्परेचर की हेल्प से हो जाए, और एक्सोथर्म और एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होती हैं जो कि हाई टेम्परेचर से हो। ठीक है, अब देखते हैं इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे N2 प्लस 3H2 इक्विलिब्रियम 2NH3। ठीक है, तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सो इसके लिए हमें टेम्परेचर की कम नीड होगी, हमें टेम्परेचर कम लगेगा अच्छा एमोनिया बनाने के लिए। तो बस यही वो कह रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। अच्छा, अब इसको ध्यान से समझना। हमने बॉयस लॉ पढ़ा था स्टेट्स ऑफ मैटर में, वो ये कहता है कि P इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है V के। ठीक है, अगर P इंक्रीज होगा तो V डिक्रीज होगा। अब आप यहाँ पे ये दिमाग लगाइए, अगर P इंक्रीज हो रहा है V डिक्रीज हो रहा है तो नंबर ऑफ मोल्स भी तो डिक्रीज होंगे। ठीक है, तो वही ये कहता है कि अगर लो प्रेशर है
तो नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज होंगे, समझ रहे होगे कैसे। तो अगर हाई प्रेशर है तो नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज होंगे, जिसकी हेल्प से उस रिएक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। जैसे अब आप देख लो इसी रिएक्शन को, N2 + 3H2 इक्विलिब्रियम 2NH3। तो इस रिएक्शन पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा, इस ऐसी रिएक्शन में चेंज नहीं आएगा नंबर ऑफ मोल्स में, तो ऐसी रिएक्शन में प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर हाई प्रेशर है तो नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज होंगे, और अगर आपका लो प्रेशर है तो आपका जो रिएक्शन होगी वो बैकवर्ड रिएक्शन में टेक प्लेस करेगी। बस ये वाली बातें, ये कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जो अफेक्ट करते थे इक्विलिब्रियम को, ठीक है। आगे देखते हैं बफर सॉल्यूशंस। ये जो बफर सॉल्यूशंस होते हैं ये ऐसे सॉल्यूशन होते हैं कि जब इनके पीएच में कुछ एडिशन करिए जाए तो इन पर कोई चेंज ना आए, ठीक है। ओके, बस ये वाली बात है कि ये ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो कि जब इनका पीएच इंक्रीज कर दिया जाए या डिक्रीज कर दिया जाए तो इन पर कोई चेंज ना आए, बस। द सॉल्यूशन विच रेजिस्ट एनी चेंज इन पीएच वैल्यू ऑन एडिशन, सॉरी एडिशन के टाइम पे कोई चेंज ना आए, ठीक है। ओके ओके, आगे देखते हैं, सही में आया। आगे देखते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे CH3COOH + CH3COONA का जो मिक्सचर है ये एक एसिडिक बफर सॉल्यूशन की तरह एक्ट करता है, क्योंकि इसके पीएच पर कोई चेंज नहीं आता जब कभी भी हम इसका एडिशन करते हैं। जब कभी इसके पीएच पर हम एडिशन करते हैं तो इसके सॉल्यूशन पर कोई चेंज नहीं आता, बस। ऐसे ही आपका NH4 + NH4OH है, तो ये एक बेसिक बफर की तरह एक्ट करता है। क्यों? क्योंकि जब कभी भी हम इसके पीएच पर एडिशन करते हैं तो उसके सॉल्यूशन पर कोई चेंज नहीं आता, ये जैसा था वैसा ही रहेगा, ठीक है। आगे देखते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सबसे पहले हम इसमें एक ऐसा सॉल्ट लेंगे जो कि थोड़ा बहुत सॉल्युबल है पानी के अंदर, ठीक है। देखिए एग्जांपल लेते हैं हम AgCl यानी सोडियम क्लोराइड का। जब कभी वो डिज़ोल्व होगा वाटर में तो वो बहुत कम अमाउंट में डिज़ोल्व होगा, और मोस्टली जो सॉल्ट है वो अनडिज़ोल्व रह जाएगा। अच्छा, इक्विलिब्रियम पर आते आते वो क्या होगा, उसमें AgCl इक्विलिब्रियम Ag पॉजिटिव बना देगा वो, और Cl नेगेटिव बना देगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हमें पता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्या फॉर्मूला होता है, रिएक्टेंट का मोलर कंसंट्रेशन अपॉन प्रोडक्ट का मोलर कंसंट्रेशन। लेकिन यहाँ पर हमें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से मतलब है, तो KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू Ag पॉजिटिव का मोलर कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई Cl नेगेटिव का मोलर कंसंट्रेशन अपॉन AgCl का मोलर कंसंट्रेशन। और यहाँ पे जो KSP था वो था सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है। ऐसे ही अगर हम एग्जांपल लेते हैं BaSO4 का, तो BaSO4 इक्विलिब्रियम Ba2 पॉजिटिव + SO4 डबल नेगेटिव। तो KSP का जो फॉर्मूला आ रहा है यहाँ पे वो आ रहा है Ba2 पॉजिटिव और SO4 डबल नेगेटिव, बस ये आएगा। और ये नीचे वाला क्यों नहीं आएगा BaSO4, क्योंकि वो प्योर सॉलिड है उस समय, ठीक है। क्लियर, ठीक है। आगे देखते हैं, तो इसकी हेल्प से सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला बन गया वो बन गया द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ इट्स आयन इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये कंडीशन होगी सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, ठीक है। अच्छा, द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ इट्स आयन इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज रेज़्ड टू पावर इक्वल टू नंबर ऑफ आयन्स प्रोड्यूस्ड ऑन डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो ये इसकी डिफाइन बनती है, ठीक है, KSP की, ठीक है। आगे देखते हैं हंटर हेसल बल्च इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मान लीजिए ये जो हंटर हेसल बल्च इक्वेशन है, सबसे पहले तो ये यूज़ की जाती है आपका कोई भी बफर बनाने के लिए, चाहे वो एसिडिक बफर हो चाहे वो बेसिक बफर हो, बस। तो सबसे पहले मान लीजिए हमें बनाना है इसमें एक वीक एसिड की हेल्प से एसिडिक बफर, ठीक है। तो यानी वीक एसिड की हेल्प से हमें एक एसिडिक बफर बनाना है, तो यानी हमें
एक एसिड की जरूरत होगी, कॉमन सी बात है। तो सबसे पहले हम ले लेंगे HA नाम का एसिड। तो HA रिएक्ट विद H2O, इक्विलिब्रियम H3O पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगा ही दिया है, तो इतना ये आ गया। ठीक है, इसके बाद जो हमें कहना है वो कहना है टेक लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, ठीक है, आगे देखिए। तो उसके आगे कहना है हमें log Ka इज इक्वल्स टू log H3O का मोलार कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई A नेगेटिव का मोलार कंसंट्रेशन अपॉन HA। ठीक है, इतना क्लियर। ठीक है, अब हमें आगे लिखना है क्या, log H3O पॉजिटिव प्लस log A नेगेटिव अपॉन HA का मोलार कंसंट्रेशन। ठीक है, ओके। अब माइनस माइनस लगाते हैं जगह। सो माइनस log Ka इज इक्वल्स टू माइनस log H3O पॉजिटिव प्लस log A नेगेटिव का मोलार कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय HA का मोलार कंसंट्रेशन। ठीक है, तो इसकी हेल्प से आगे देखते हैं। pKa इज इक्वल्स टू pH माइनस log A नेगेटिव अपॉन HA। ठीक है, ठीक है, आगे और देखते हैं अच्छी तरीके से। pH इज इक्वल्स टू pKa प्लस log A नेगेटिव अपॉन मोलार कंसंट्रेशन HA। ठीक है, ओके। लास्ट स्टेप इसका, pH इज इक्वल्स टू pKa प्लस log कॉन्जुगेट बेस, क्योंकि एसिडिक बफर बनाए तो बेस तो कॉन्जुगेट ही आएगा, कॉन्जुगेट बेस A नेगेटिव अपॉन HA। तो ये ओवरऑल फॉर्मूला आ गया। ठीक है, ये हेंडरसन हल्सल बल्च इक्वेशन का, हेंडरसन हल्सल बल्च इक्वेशन। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। सबसे पहले देखेंगे ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। जब 1 मोल ऑफ वाटर रिएक्ट करता है 1 मोल ऑफ CO के साथ, जब वो 10 वेसल के कंटेनर में है और वो 725 केल्विन तक हीट किए जाते हैं, और इक्विलिब्रियम पर आते आते 40% जो वाटर है वो मोस्टली क्या हो जाता है, मोस्टली रिएक्ट हो जाता है CO के साथ। ठीक है, तो Kc बताइए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताइए ऐसी कंडीशन के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेंगे वॉल्यूम हमारे पास 10 लीटर है, टेम्परेचर मेरे पास 725 केल्विन है। ठीक है, अच्छा, तो अब मुझे लेना है इनिशियल कंसंट्रेशन। तो सबसे पहले रिएक्शन लिख लेते हैं, H2O प्लस CO इक्विलिब्रियम CO2 प्लस H2। ठीक है, तो यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन 1 मोल्स है, यहाँ पर 0 है। एट इक्विलिब्रियम पर आते आते क्या होगा, इसमें से कुछ कम होगा, ऐसे ही इसमें से कुछ कम होगा और इनमें कुछ प्लस होगा। x सपोज मान लो कुछ माइनस होगा और कुछ x प्लस होगा। ठीक है, तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। जो 40% है वाटर का, यानी 1% का, वो होता है 0.4 मोल। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी 0.6, यहाँ पर भी 0.6, यहाँ पर 0.4 हो जाएगा और यहाँ पर भी 0.4 हो जाएगा। Kc का फॉर्मूला लगा दीजिए, प्रोडक्ट का मोलार कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का मोलार कंसंट्रेशन। ठीक है, तो वैल्यू लगा दीजिए 0.4 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 0.4 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 0.4 अपॉन 10। तो ओवरऑल जिसका आंसर आएगा वो आएगा 0.44। ठीक है, Kc की वैल्यू। ठीक है, Kc इज इक्वल्स टू 0.44। ये लीजिए आपका आंसर। ठीक है, पहले इक्वेशन बनाई, फिर इनिशियल कंसंट्रेशन लिखा, फिर फाइनल लिखा इक्विलिब्रियम पर, फिर Kc का फॉर्मूला लगाया और आंसर आपका आ गया। ठीक है, आगे देखिए। अब ये हमें
रिएक्शंस दे रखी हैं और हमें इसका केसी की एक्सप्रेशन लिखना है कि केसी किस तरीके से आएगा। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले पहली इक्वेशन के लिए केसी इज इक्वल्स टू NO की पावर 2 Cl2। यहाँ पर Cl2 है ये पूरा, ना कि Cl की पावर 2, ध्यान रखना। ऐसे ही NOCl की पावर 2, क्योंकि यहाँ पर 2 आ चुका है। ठीक है, ओके। सेकंड में कंफ्यूज नहीं होना आपको, स्टार्टिंग वाला तो हो जाएगा। के सी इज इक्वल्स टू CuO की पावर 2 प्लस NO2 की पावर 4 प्लस O2, ओके, अपॉन CuNO3 की पावर 2। बस ये आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन सेकंड के लिए। थर्ड के लिए के सी इज इक्वल्स टू IF2 अपॉन I2 और F2 की पावर 5। ये हो गया आपका फॉर्मूला। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। अब ये है प्योर क्वेश्चन, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के सी फॉर ईच। जब रिएक्शन में 2NOCl इक्विलिब्रियम 2NO प्लस Cl2 दे रखी है, तो Kp की वैल्यू इतनी दे रखी है और टेम्परेचर 500 केल्विन दे रखा है, तो Kc की वैल्यू फाइंड कीजिए। आप सभी के दिमाग में एक आंसर आया होगा इसके लिए कि इसका एक रिलेशन पढ़ा था हमने, Kp इज इक्वल्स टू KCRT डेल्टा N। पढ़ा था, तो वही लगा दो। डेल्टा N यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। Kc मेरे पास, Kp मेरे पास है ही, Kc फाइंड करना है। R की वैल्यू मैं बता देता हूँ अभी 8.314 और T है मेरे पास 500 केल्विन। तो बस, तो सबसे पहले तो डेल्टा N इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, Kp मेरे पास दे रखा है 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 2। टेम्परेचर दे रखा है 500 केल्विन। ठीक है, तो वैल्यू लगा दो। तो Kp इज इक्वल्स टू KCRT डेल्टा N। तो Kp 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 2, Kc 8.314, यहाँ पर 500 और यहाँ पर 1। तो Kc इज इक्वल्स टू 1.8 10 की पावर माइनस 2, Kc इज इक्वल्स टू 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 2 अपॉन 8.134 इंटू 500। तो ओवरऑल जो इसका आंसर आएगा वो आएगा काट के, आर की वैल्यू होगी, सॉरी गलती से बोल दिया था, आर की वैल्यू होगी 0.0831। तो ओवरऑल जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 4.33 इंटू 10 की पावर माइनस 4। आंसर आएगा के सी इज इक्वल्स टू 4.3 इंटू 10 की पावर माइनस 4 अप्रॉक्स। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। आगे का क्वेश्चन कह रहा है CaCO3 इक्विलिब्रियम CaO प्लस CO2। Kp की वैल्यू दे रखी है 167, टेम्परेचर दे रखा है 1073। तो वही फॉर्मूला, डेल्टा N की वैल्यू 2 में से 1 गया तो 1। Kp दे रखा है मुझे 167, टेम्परेचर दे रखा है मुझे 1073 केल्विन। ठीक है, तो Kp इज इक्वल्स टू KCRT डेल्टा N। तो 167 इज इक्वल्स टू Kc 0.0831 इंटू 1073 और यहाँ पर 1। तो क्या होगा 167 अपॉन 0.0831 इंटू 1073। तो ओवरऑल जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 187 अप्रॉक्स। ठीक है, Kc की वैल्यू आ जाएगी सेकेंड इक्वेशन के लिए 1.87। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। आगे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। देखिए, हमें Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है और हमसे कहा है कि केमिकल रिएक्शन लिखिए। हमने ये पढ़ा है कि Kc क्या होता है कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यानी ये वाला प्रोडक्ट बनता है और ये वाला रिएक्टेंट बनता है। तो लगाइए वैल्यू, ये पावर है तो 4NO प्लस 6H2O
इक्विलिब्रियम 4NH3 प्लस 5O2। आ गया केमिकल रिएक्शन भाई। यानी जो नीचे वाला है वो तो आएगा पहले और जो ऊपर वाला है वो आएगा बाद में, क्योंकि आपको पता है प्रोडक्ट ऊपर आता है और रिएक्टर नीचे आता है, तो बस लगा दीजिए। ठीक है, क्लियर। चलिए, सो फ्रेंड्स, बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड द होल इक्विलिब्रियम चैप्टर बाय दिस लेक्चर। होपफुली आपको ये समझ में आया ही होगा। अगर आपको तब भी कोई डाउट है तो कॉन्सेप्ट में कमेंट कर देना, कमेंट में कमेंट कर देना। मिलते हैं बहुत जल्दी एक अगले लेक्चर में, एक अगले टॉपिक के साथ। और अगर आपको कोई और क्वेश्चन में दिक्कत है, आपको कोई और क्वेश्चन है इस इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में, तो बता देना कमेंट सेक्शन में। मैं एक अलग वीडियो बनाना पसंद करूँगा इस क्वेश्चन आंसर के लिए, लेकिन तब जब आपके मुझे क्वेश्चंस एटलीस्ट 10 से 15 मिलेंगे। ठीक है, सो लास्टली लीव अ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द नोटिफिकेशंस। सो मिलता हूँ फ्रेंड्स बहुत जल्दी एक अगले लेक्चर में, एक अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए बी सेफ, बी हैप्पी, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग फ्रेंड्स। बाय बाय टू ऑल, बाय बाय एवरीवन, बाय बाय।